बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतें। पिछले क्लास में हमने वायुमंडल के संगठन पर विचार विमर्श किया था, बातचीत कर ली थी और आज हम बातचीत करेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। वायुमंडल की कुल 5 परतें हैं जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। सबसे पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, उसके बाद है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर वायुमंडल। ठीक है, इसको अभी आप लोग सिर्फ देखिए, हम लोग एक एक करके सभी पे चर्चा करते चलेंगे और जो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे निचली जो परत है, सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारी पृथ्वी की सतह है और ये पृथ्वी की सतह के जो सबसे नजदीकी परत है इसे हम कहते हैं क्षोभ मंडल। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्षोभ मंडल पर। ठीक है, कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है इसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। ये क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है, सबसे पहली बात, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ये पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर, यानी 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक है। ऐसा मत समझिए कि ये 8 किलोमीटर से शुरू होगी और 18, ये 8 किलोमीटर नहीं, ये पृथ्वी से बिल्कुल सट के जहां हम खड़े हैं इस जमीन से लेकर के ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो फिर यहाँ 8 से 18 किलोमीटर लिखने का उद्देश्य क्या है, इसे आप अच्छे से समझिए। हम लोग एक चीज जानते हैं कॉन्सेप्ट कि जब गर्मी पड़ती है तो हवाएं क्या होती है, फैल करके ऊपर उठ जाती है, और जब ठंड होता है तो हवाएं जो है ये सिकुड़ करके, आम बोलचाल की भाषा में सिकुड़ करके ये नीचे उतरती हैं। ठीक है, तो यही चीज हमारे पृथ्वी पर भी लागू होता है। हम लोग जानते हैं कि इस तरह से हमारी पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है ये पृथ्वी के बीच में यहाँ पर 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा है, और ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो ये जो 0 डिग्री और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, इस एरिया में गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो गर्मी पड़ने के कारण यहाँ पर जो है ये जो हम बात करेंगे क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ये अधिक होगी, जबकि ये उत्तरी ध्रुव पर और ये दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ ठंड पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरह कम होगी, यहाँ ऊंचाई ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होगी ये होगी 18 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो ध्रुवीय क्षेत्र होंगे, ये ध्रुवीय क्षेत्र में कितना होगा, तो ध्रुवीय क्षेत्र में होंगे 8 किलोमीटर, ये ध्रुवीय क्षेत्र में होंगे 8 किलोमीटर। यानी ध्रुवीय क्षेत्र में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ध्रुवीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई होगी ये होगी 8 किलोमीटर, जबकि विषुवतरेखीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई जो होगी, विषुवतरेखीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होगी। ठीक है, यानी 0 से 18 और यहाँ 0 से 8, यहाँ भी 0 से 8। तो क्लियर हो गया क्षोभ मंडल की ऊंचाई हमने 8 से 18 किलोमीटर क्यों लिखी है, क्योंकि विषुवतरेखीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई गर्मी के कारण अधिक 18 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपको पूछा जाए कि सर्दी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर्दी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घटेगी और गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्षोभ मंडल की ऊंचाई को लेकर के, समस्या अब दिमाग में कोई भी नहीं रहेगी। चलिए और भी बात करते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षोभ मंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत भी है और पृथ्वी के सबसे निकट की परत भी है। साथ ही साथ में ये वायुमंडल की सबसे घनी परत है। ठीक है, यहाँ पर वायु की सघनता यानी वायु के कण बहुत सामने सामने है, यानी ये वायुमंडल की सबसे घनी परत है, सबसे सघन परत है। ठीक है, जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है, वायुमंडलीय घटनाएं मतलब जैसे बादल का बनना, बादल गरजना, बिजली चमकना, वर्षा होना, ओस, पाला, कुहासा, तो जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं सब कहाँ पर होती है, सारी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में। ठीक है, साथ ही साथ संवहनीय धाराएं, ये टर्म आपने सुना होगा, इसे बहुत लोग समझते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी समझते होंगे। तो संवहनीय धाराएं जो होती है, ये संवहनीय धाराएं भी क्षोभ मंडल तक ही सीमित होती है। संवहनीय धाराएं क्या होती है, हम जानते हैं कि ये पृथ्वी की सतह जब गर्म हो जाती है
तो यहाँ पर जो वायु राशि होती है ये गर्म होकर ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी तो ये ठंडी हो जाएगी और ठंडी होने के बाद ये नीचे उतर जाएगी। ठीक है, यानी गर्म होकर के वायु का ऊपर जाना और ठंडा होकर के नीचे आना, तो इससे जो धारा जन्म लेती है इसे हम कहते हैं संवहनीय धारा। ठीक है, तो संवहनीय धाराएं जो होती है ये भी क्षोभ मंडल में ही होती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पृथ्वी की सतह के नज़दीक जो हवाएं गर्म होंगी ये गर्म होकर यहाँ तक जाएगी, यहाँ से फिर नीचे आ जाएंगी, इसको ये पार नहीं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन को हम कहते हैं क्षोभ सीमा। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्षोभ सीमा, अंग्रेजी में ट्रोपोपॉज। ठीक है, तो संवहनीय धारा जो है ये क्षोभ सीमा तक ही सीमित होती है, यहाँ से गर्म होकर हवाएं यहाँ जाएंगी, इसको पार नहीं करेंगी, फिर यहाँ से ठंडी होकर इस तरह नीचे आ जाएंगी, फिर गर्म होकर ऊपर। तो इस तरह से ये संवहनीय धाराएं जो है ये क्षोभ सीमा तक ही सीमित होती हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया पॉइंट। ठीक है, अब क्षोभ मंडल के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप जान लीजिए जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये जो क्षोभ मंडल होता है इसमें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है, तापमान क्या होता है, घटता है। ये मैंने एक संकेत बनाया है, इसे दिमाग में आप लोग फिट कर लीजिएगा। किसमें बढ़ता है तापमान, किसमें घटता है, कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान क्या होता है, तापमान घटता है। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान क्या होगा, घटेगा। और ये घटने की दर क्या है, तो प्रति 165 मीटर, ठीक है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ये बहुत बार पूछा है, जैसे ही हम 165 मीटर ऊपर चढ़ जाएंगे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान जो है ये 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस घटेगा और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब ये जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है, यानी जहाँ क्षोभ मंडल समाप्त हो जाता है और जहाँ से समताप मंडल शुरू होता है, मतलब इस जगह को हम क्या कहते हैं, तो इस जगह को हम कहते हैं क्षोभ सीमा। यानी क्षोभ मंडल का जो लिमिट है, क्षोभ मंडल की सीमा है, इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि क्षोभ सीमा के बाद में शुरू हो जाती है जो मंडल, वो है समताप मंडल। तो होप आपको क्षोभ मंडल अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्षोभ मंडल से ऊपर की परत जिसका नाम है समताप मंडल। आइए अब हम लोग देखते हैं मंडल। सबसे पहले अगर आप बात करें कि समताप मंडल की ऊंचाई क्या है, तो समताप मंडल की ऊंचाई आप मान सकते हैं 8 किलोमीटर से 32 किलोमीटर या विषुवतरीय क्षेत्रों में 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक। ठीक है, तो समताप मंडल की ऊंचाई जो है ये क्षोभ सीमा से लेकर 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण ये है कि क्षोभ मंडल जो था ये वायु की काफी सघन परतें थी, जिसके कारण, और मौसमी दशाएं भी यहाँ पाई जा रही थी, जिसके कारण वायुयान उड़ाने के लिए यहाँ पर जो होते हैं ये बहुत अनुकूल दशाएं नहीं थी। वायुयान जो अधिकतर लंबी दूरी वाले वायुयान उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि समताप मंडल जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है और वायुयान उड़ाने के लिए जो भी आपका अनुकूल दशाएं हैं वो सभी समताप मंडल में मौजूद है। क्योंकि क्षोभ मंडल में एक तो मौसमी दशाओं का प्रभाव पड़ता है लंबी दूरी के वायुयानों पर, और साथ ही साथ वायु घनी होने के कारण यहाँ घर्षण का भी प्रभाव पड़ता है, इसीलिए क्षोभ मंडल में लंबी दूरी के वायुयान नहीं मिलते हैं। क्लियर है। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस समताप मंडल में एक विशेष प्रकार के मेघ बनते हैं, जिसे कहा जाता है मूलाभ मेघ। ठीक है, इसको कहा जाता है मूलाभ मेघ। अंग्रेजी में कभी कभी इसे कहते हैं पर्ल ऑफ मदर क्लाउड, है ना। तो ये जो है ये मूलाभ मेघ आप याद रखिए,
ये मुलाब मेघ कहाँ बनते हैं? तो मुलाब मेघ जो हैं ये बनते हैं आपके समताप मंडल में, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या मुलाब मेघ कहाँ पाए जाते हैं? ये कई बार सीधे सीधे पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये बनता है आपका समताप मंडल में। अब समताप मंडल में ही कुछ ऊंचाई पर जाकर के ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए कभी कभी इसे पृथक रूप से हम ओजोन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ओजोन मंडल जो है ये वास्तव में समताप मंडल का ही एक भाग है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि समताप मंडल में ही 15 से 35 किलोमीटर, याद रखिएगा समताप मंडल में ही 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ओजोन मंडल। और आप जानते हैं कि ये ओजोन गैस जो होती है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों, यानी कि जिसको हम लोग यूवी किरण कहते हैं। ठीक है, यूवी किरण यानी अल्ट्रावायलेट किरण। तो ये ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी के जो जीवित कोशिका हैं इनको जलने से बचाती है, इसीलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा छतरी भी कहा जाता है। पर्यावरणीय मुद्दों पर हम लोग इस पर ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ओजोन परत किस तरह से पृथ्वी को बचाती है। फिलहाल आपको जानना है कि समताप मंडल में ही जो ये 15 से 35 किलोमीटर, यहाँ 32 से कुछ और ऊपर तक, यानी कुछ भाग मध्य मंडल का भी पड़ता है, तो 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोखकर पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। अब दूसरी बात, जैसे हमने देखा था कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घट रहा था, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, यहाँ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सूर्य से आने वाले जब ये पराबैंगनी किरणों को यहाँ सोखा जाएगा, इसका तापमान जो है ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। देखिए मैं आपको एक क्लू भी बता दे रहा हूँ, यहाँ घटा, यहाँ बढ़ा, यहाँ घटेगा, फिर यहाँ बढ़ेगा और फिर यहाँ घटेगा, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस इस होता जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आप इसको अपने दिमाग में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है ये ऊंचाई के साथ घट रहा था, समताप मंडल में ऊंचाई टेम्परेचर बढ़ेगा। अब दूसरी बात एक और याद रखिए कि जिस तरह से क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा का नाम था क्षोभ सीमा, उसी तरह से समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में जो ये लकीर है या जो इनके बीच की सीमा है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। तो ये स्ट्रेटोपॉज है और स्ट्रेटोपॉज के ऊपर जो शुरू हो जाएगा ये हमारा अगला मंडल शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है मध्य मंडल। तो चलिए अब अगले मंडल पर बातचीत करते हैं, इसका नाम है मध्य मंडल। आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य मंडल की ऊंचाई। तो मध्य मंडल की जो ऊंचाई है ये 32 से लेकर के 60 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, कितनी है इसकी ऊंचाई? 32 से लेकर 60 किलोमीटर। दूसरी महत्वपूर्ण घटना, यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान क्या होगा? तो आप खुद बताइए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा तो यहाँ पर तापमान क्या होगा? यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या होगा? माइनस। यहाँ पर ऊंचाई के साथ तापमान जो है ये घटता जाता है। ठीक है, और एक और बात जान लीजिए, 80 से 90 किलोमीटर, ठीक है, लगभग 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते जाते यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर जो है ये घट करके -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर लगभग अगर पृथ्वी से हम, यहाँ पर नहीं, पृथ्वी से अगर हम 80 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो यहाँ पर तापमान जो है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और घट करके -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये याद रखिएगा कि ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ये भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन है? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो है ये है मध्य मंडल, जिसकी ऊंचाई जो है ये 32 से 60 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, अब आइए
अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड, ठीक है, इस तरह अंतरिक्ष से जब उल्का पिंड यहाँ प्रवेश करते हैं तो इसी परत में आकर के जल जाते हैं, ठीक है। अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड प्रवेश करते हैं पृथ्वी में वायुमंडल में, वो मध्य मंडल के आते आते, ऐसे तो घर्षण यहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ तक आते आते वो जल करके समाप्त हो जाते हैं। समताप मंडल या क्षोभ मंडल तक वो उल्का पिंड नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। और मध्य मंडल की जो ऊपरी सीमा है, यानी ये वाली सीमा, मध्य मंडल का जो ऊपर का लिमिट लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मेनोपोल्स, ठीक है। तो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा का नाम है मेनोपोल्स, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा क्षोभ सीमा, समताप मंडल और मध्य मंडल की सीमा स्ट्रेटोपोल्स, मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच की सीमा जो हो गई, इसे हम लोग कहते हैं मेनोपोल्स। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले मंडल पर, जिसका नाम है आयन मंडल। चलिए, आयन मंडल और बहिर्मंडल में बहुत ज़्यादा कुछ बातें नहीं हैं, इसे हम लोग फटाफट से क्लियर करते हैं। तो आयन मंडल में सबसे पहले आप देख लीजिए आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो आयन मंडल की ऊंचाई जो है ये 60 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक है, ठीक है। आयन मंडल जो होता है ये निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ बहुत वायु दाब बहुत कम है। वायु दाब को ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर अगर आप खड़े हैं नीचे में, तो आपके सिर में 1 2 3 4 5 बोरा रखा हुआ है, सोचिए। तो आपके सिर पर क्या है, वजन ज़्यादा है। आप यहाँ से यहाँ चले गए तो आपके सिर में अब 3 बोरे का वजन है, तो क्या हो गया, दाब कम हो गया। आप यहाँ आ गए तो दाब और कम हो गया। यहाँ आ गए तो आपके सिर में क्या है, 1 बोरा सिर्फ रखा हुआ है, सोचिए। तो 1 बोरे का वजन है, यानी दाब यहाँ पर बहुत कम है। यानी यहाँ पर वायु दाब जो होता है ये बहुत ही कम होता है। अब वायु दाब कम है और सूर्य की जो परावैंगनी किरणें आती है, निम्न वायु दाब, सूर्य की परावैंगनी किरणें और यहाँ का जो कॉम्पोजिशन है, उसके फलस्वरूप ये क्षेत्र जो होता है ये आयनीकृत हो जाता है। आयनीकृत यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है ना, विद्युत आवेशित हो जाता है। यानी यहाँ पर एक तरह से जो होते हैं ये इलेक्ट्रिक आ जाता है, बिजली आ जाती है, समझिए, ठीक है। ये चार्ज हो जाता है ये क्षेत्र, इस तरह से आप समझिए। तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि यहाँ से जो होते हैं ये विद्युत सिग्नल भेजे जाते हैं। आते हैं मुद्दे की बात पर। ये जो आयन मंडल है ये निम्न वायुदाब और सूर्य की परावैंगनी किरणों से आयनीकृत यानी चार्ज हो जाता है। इसी कारण याद रखना है, आपको पूछता है कि जितने भी सैटेलाइट होते हैं या जो संचार उपग्रह आप सुने होंगे, सैटेलाइट्स वगैरह संचार उपग्रह है ना, डीटीएच के सिग्नल, मोबाइल के सिग्नल, तो ये सभी जो होते हैं यहीं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। यानी आपको पूछे संचार उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं, तो यहाँ। और जितने भी सिग्नल वाले इक्विपमेंट, चाहे डीटीएच हो चाहे मोबाइल हो, जो हम लोग यूज कर रहे हैं पृथ्वी पर, वो इसी मंडल के कारण संभव हो पाता है। अगर ये मंडल नहीं हो तो जो सिग्नल हम भेजेंगे वो अंतरिक्ष में चला जाएगा, और अंतरिक्ष में चला जाएगा तो हमारे जो टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, ये सब बेकार हो जाएंगे। यहाँ से सिग्नल यहाँ जाती है, यहाँ जो उपग्रह होते हैं उससे टकरा करके हमारा रिसीवर उसको रिसीव करता है, तब जा करके ये संभव होता है। इस पर हम लोग जो है ये फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल बात करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए कि इसी मंडल के कारण हमारा जो है ये टेलीफोन, मोबाइल, ये सारा चीज़ जो डीटीएच वगैरह ये काम करते हैं। तो ये हो गया आयन मंडल। आयन मंडल के बाद ऐसे आयन मंडल में बहुत सारे लेयर भी होते हैं। इन लेयरों के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं बहिर्मंडल में, ठीक है। अगला जो लास्ट मंडल है ये है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की अगर आप ऊंचाई पर बात करें तो बहिर्मंडल की ऊंचाई जो है ये 640 किलोमीटर से ऊपर है। बहुत ज़्यादा हमें ज्ञात नहीं है। ऊपरी परत में इतना जान लीजिए कि हाइड्रोजन, हीलियम जैसी हल्की गैसें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है ये अंतरिक्ष हमारा शुरू हो जाता है। क्लियर है। तो बहिर्मंडल के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी अभी नहीं है, इसमें शोध और अन्वेषण किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने वायुमंडल जो चैप्टर शुरू किया था वो आज पूरा खत्म होता है। पिछले क्लास में हमने वायुमंडल का जो संगठन था वो देखा था, और आज हमने वायुमंडल की विभिन्न परतों पर बात कर ली है। इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।